बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने लगे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसका क्या काम है ये हम एंड पर चलकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका सर्किट देखते हैं और देखते हैं कि इसको एनालाइज कैसे करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं और वो एक मैश यानी कि जाल की फॉर्म में जो है वो अटैच हुई होती हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। एक रेजिस्टेंस R1 है, उसी के साथ एक रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट हुई हुई है, फिर R4 और फिर उसके साथ R3 कनेक्ट हुई हुई है और R3 वापस R1 के साथ कनेक्ट हुई हुई है। तो ये एक मैश बनाया हुआ है, एक जाल सा बना हुआ है इन चारों रेजिस्टेंसेस का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इस मैश के 2 टर्मिनल्स जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर टर्मिनल ए, टर्मिनल सी जो है उसके साथ बैटरी अटैच हुई हुई नजर आ रही है और साथ एक स्विच लगा हुआ है। और जो बाकी 2 टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया होता है ताकि उससे हम करंट मेजर कर सकें। तो ये जो है ये सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब हम जो है क्या करना चाह रहे हैं, हम इस सर्किट को एनालाइज करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको एनालाइज करने का क्या तरीका होता है कि हम किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। किरचॉफ्स रूल यूज करके सर्किट में अननोन क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे और इस सर्किट को एनालाइज करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम वो वाली कंडीशन डिटरमिन करते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता स्विच क्लोज करने के बाद भी। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करने का मतलब है कि इस पे जीरो डिफ्लेक्शन शो होगी, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। तो ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग कंडीशन है। अब हम जो है एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस को हम R स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, बाकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रेजिस्टेंसेस के ऊपर लिखी हुई हैं, R1, R2, R3, R4। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है उसके रेजिस्टेंस को हमने RG कह दिया। ठीक है, तो इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी तरह सबसे पहले तो क्या स्टेप था कि आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो वो तो आपके पास ड्रॉ हुई हुई है। दूसरा स्टेप था कि आपने लूप्स चूज करने हैं और उसमें करंट की डायरेक्शंस चूज करनी है। तो लूप्स अगर आप देखें तो इस सर्किट में आपको पहले से ही लूप बने हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक ये लूप है, एक ये लूप है और एक ये, तो टोटल 3 लूप्स हैं इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हम इस लूप को A B D A जो लूप है उसको हम लूप 1 कह लेते हैं। B C D B जो लूप है उसको हम लूप 2 कह लेते हैं। और A D C A इस लूप को, यानी कि ये जो सबसे नीचे वाला लूप है, इसको हम लूप 3 कह लेते हैं। तो जैसे कि लूप 1 2 3 है, इन्हीं नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम लूप 1 में जो करंट है उसको I1 ले लेंगे, लूप 2 के करंट को I2 और लूप 3 के करंट को I3। और इन तीनों की डायरेक्शन जो है, इन तीनों करंट्स की जो डायरेक्शन है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी चूज करेंगे, जितने भी लूप्स हैं सब में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो हमने अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। ठीक है, और तीनों लूप्स में ही एंटी क्लॉकवाइज रखी उसको। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास करंट है और लूप्स हैं। अब हम बारी बारी किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर, इस सर्किट के लूप्स के ऊपर, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या कौन सा लूप स्टडी करने लगे हैं, कौन सा लूप देखने लगे हैं, ADBA यानी कि लूप 1 देखने लगे हैं। तो लूप 1 के ऊपर जब आप किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए, -I1R1 माइनस I1 माइनस R2 इंटू RG। अच्छा, अब ये देखिएगा ज़रा इस सर्किट को,
इस सर्किट में ये जो गैल्वेनोमीटर है जिसके रेजिस्टेंस आर जी है, उसमें से आपको नजर आ रहा होगा कितने करंट पास कर रहे हैं, 2 करंट पास कर रहे हैं, एक I1 और एक I2। I1 की डायरेक्शन तो वही है जो हमने चूज की हुई है, तो इसकी वजह से -I1 RG आ जाएगा। लेकिन जब हम इस I2 को देखते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए +I2 RG आ जाएगा। तो यही जो है कंबाइन करके लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, -I1 RG माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +I2 RG, ठीक है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस 1 तो आपको क्लियर है ना, -I1 R1 आ रहा है, हमने यहाँ से शुरू किया, ए से रेजिस्टेंस R1 की तरफ गए, यानी कि ए से बी की तरफ गए तो -I1 R1, फिर जब गैल्वेनोमीटर के पास आए तो -I1 RG +I2 RG, फिर D से A की तरफ जब गए तो रेजिस्टेंस R3 थी। अब अगर आप रेजिस्टेंस R3 देखें तो इसमें से भी 2 करंट पास कर रहे हैं, एक I1 और एक I3। इन द सेम वे क्या हो रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने अज्यूम की है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको नजर आ रहा होगा कि I3 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या आया, ये देखिए, -I1 R3 एंड +I3 R3। I3 आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आ रहा है ना, जो करंट की डायरेक्शन चूज की हुई है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो क्या हो जाता है, इस तरह से आपके पास +I3 R3 हो जाता है और -I1 R3 हो जाता है, राइट, ठीक है। मैंने आपको लूप की डायरेक्शन थोड़ी सी उल्टी बता दी है, ए से बी की तरफ नहीं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है। फिर इस तरह गैल्वेनोमीटर में हम डी से बी की तरफ जा रहे हैं, हम अपने करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ए से डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर चूजन डायरेक्शन। तो ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट लूप की इक्वेशन बन गई है, ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। ये हमने उसी तरीके से लिखी है जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किरचॉफ्स रूल किस तरह से अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम दूसरा लूप देखने लगे हैं विच इज BCDB, यानी कि लूप नंबर 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर चूजन डायरेक्शन हम बी से डी की तरफ जाएंगे, डी से सी की तरफ और सी से बी की तरफ, ठीक है। अच्छा, किताब में जो इक्वेशन लिखी है उसमें आप कह रहे होंगे कि जैसे फर्स्ट लूप था तो पहले R1 का लिख दिया है, फिर गैल्वेनोमीटर का लिखा है, फिर R3 का लिखा है, तो अगर आप आगे पीछे कर लेते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ साइंस जो है उनका आपने ख्याल रखना है कि अगर तो हम अपनी चूजन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करवा रहे हैं सर्किट को तो साइंस वैसे ही आएंगे जो हमने डिसाइड किए हैं। और अगर आप उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, यानी कि अगर इस लूप में मैं ए से बी की तरफ जाती तो साइन पॉजिटिव आता, ठीक है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, ठीक है। तो और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप आगे पीछे टर्म्स कर सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पड़ेगा ही नहीं आपके सर्किट के ऊपर फर्क, ठीक है, बस साइंस का ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपने इस लूप की तरफ विच इज BDCB, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो गैल्वेनोमीटर में से दोबारा से 2 करंट पास कर रहे हैं, एक I2 जो कि उसी डायरेक्शन में जो हमने चूज की हुई है, और एक I1 जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या आ जाएगा, -I2 RG +I1 RG। फिर D से C की तरफ जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू चूजन डायरेक्शन, तो इसमें R4 में से 2 करंट पास करें, एक I2 और एक I3, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, -I2 R4 +I3 R4। फिर C से B की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, -I2 R2। तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो ये बनती है, ठीक है। अब देखें, पहले मैंने RG वाली लिखी थी टर्म्स, फिर R2 वाली और फिर R4 वाली, ठीक है। तो इन्होंने पहले R2 वाली लिख ली, R4 वाली लिख ली, RG वाली लिख ली, तो आगे पीछे हैं टर्म्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई सेकेंड लूप की इक्वेशन, फर्स्ट लूप की इक्वेशन और सेकेंड लूप की इक्वेशन। अब थर्ड लूप की इक्वेशन लिखने से पहले ही हम देख लेते हैं
कि अगर तो हमारा गुजारा हो जाता है विदाउट थर्ड लूप तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम थर्ड लूप की भी इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब जिस तरह से ये इक्वेशन लिखी हुई है आपने इसको खोलना है, टर्म्स को सेपरेट करनी है, जो टर्म्स इकट्ठी होती हैं उनको इकट्ठे कर लेना है। ठीक है, तो ये काम जब आप करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। उसके अलावा एक और आसान तरीका है इसका, वो क्या है, अभी हमने कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसकी वर्किंग कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास करता है इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कोई करंट पास नहीं करना चाहिए गैल्वेनोमीटर में से। तो अगर आप यहाँ नोट करें गैल्वेनोमीटर में से कितने करंट पास कर रहे हैं, जो अभी हमने अजम्पशंस ली हैं उसके अकॉर्डिंग दो करंट पास कर रहे हैं, एक I1 और एक I2। तो नेट करंट क्या होगा उसी तरह से कि लार्ज करंट माइनस स्मॉल करंट। तो अभी हमें नहीं पता लार्ज करंट कौन सा है स्मॉल करंट कौन सा है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, I1 माइनस I2 भी ले सकते हैं, I2 माइनस I1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली IG यानी कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास जो करंट पास कर रहा है वो किसके बराबर है, I1 माइनस I2, और वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। सो वी हैव I1 माइनस I2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर आप I2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I1। ठीक है, तो यही ये कंडीशन लिखी हुई है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो if I1 minus I2 equals to 0 or I1 equals to I2, which is the condition. Equation 13.23 and 13.24 reduced to. तो अब हमने क्या किया, जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन या जीरो करंट कंडीशन यूज की है गैल्वेनोमीटर की, और उससे हमने I1 इक्वल्स टू I2 फाइंड कर लिया। और वो जब फाइंड कर लिया है तो अब हम ये जो दो इक्वेशंस लिखी हैं लूप की, इनके अंदर रिप्लेसमेंट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें ये I1 माइनस I2 है। ठीक है, तो I1 माइनस I2 क्या था, जीरो था, ये जीरो हो जाएगा, ये RG वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी I2 माइनस I1 है, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे I1 माइनस I2 जीरो लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि I2 माइनस I1 भी जीरो कर सकते हैं। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं समझ आती तो आपने यहाँ पे लिखा है I1 इक्वल्स टू I2, तो आप इस I1 को I2 कर दें तो I2 माइनस I2 वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास इस इक्वेशन में R1 वाली टर्म रह जाएगी और R3 वाली, और इस इक्वेशन में R2 वाली और R4 वाली। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके क्या आंसर्स आ जाते हैं, ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 13.23 you get equation 13.25 which is minus I1 R1 equals to I1 minus I3 into R3। ठीक है, and from equation 13.24 you get equation 13.26 which is minus I1 R2 equals to I2 minus I3 divided by multiplied by R4। ठीक है, तो अब इसको मजीद सॉल्व करना है हमने, उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा आप कोफिशिएंट्स चेक करें रेजिस्टेंस के। कोफिशिएंट्स आपको पता है ना क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अटैच होते हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जो हैं उनको हम अगर वेरिएबल कंसिडर करें तो ये जो करंट्स की वैल्यू है ये कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड के कोफिशिएंट चेक करें इन दो इक्वेशंस के, 13.25 में भी I1 है कोफिशिएंट, 13.26 में भी कोफिशिएंट I1 है, माइनस I1 है। ठीक है, उसके बाद आप राइट साइड के कोफिशिएंट्स मैच करें जरा, इसमें I1 माइनस I3 है और इसमें I2 माइनस I3 है, एंड यू नो दैट I2 इक्वल्स टू I1। ये देखिए अभी हमने कंडीशन निकाली थी ना, तो इस I2 को भी आप I1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स भी सेम हो गए, इसके भी I1 माइनस I3, इसके भी I1 माइनस I3। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें 13.25 और 13.26 को, तो क्या होगा, ये कोफिशिएंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, एक न्यूमिनेटर में होगा एक डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब इनकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड पर बच जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 और राइट साइड पर आ जाएगा R3 डिवाइडेड बाय R4। ये जो है
ये आपके पास रिजल्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट का। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये रेशियोज जो हैं ये बराबर आएंगी, तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, या फिर करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में से। ठीक है, जब भी ये कंडीशन ओबे होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में से, या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, इसकी रिवर्स डेफिनेशन में निकाल सकते हैं कि जब भी गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट पास कर रहा होगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये ओबे होगी, ये सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से, इस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 रेजिस्टेंस नोन हो और एक रेजिस्टेंस अननोन हो, तो आप 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज यूज करके तो चौथी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है ना, आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास R1 की वैल्यू नहीं थी, बाकी 3 रेजिस्टेंस यानी कि R2, R3, R4 थी, तो आपने R1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप R2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज को, तो R1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज is actually a circuit which is used to find the unknown resistance। ठीक है, तो आपको जब सेकेंड ईयर के एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए जाएंगे तो उसमें हम ये काम करेंगे कि एक अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में और फिर उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके लिए हमें क्या कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को जीरो करवाना पड़ेगा या उसके करंट को जीरो करवाना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक दफा मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ दोबारा से। ये सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का जिसमें 4 रेजिस्टेंस होती हैं और एक गैल्वेनोमीटर अटैच होता है और साथ ही बैटरी अटैच होती है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करना चाहिए या गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए, और जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी जिसको हमने किरचॉफ्स रूल यूज करके निकाला है। ठीक है, और ये कंडीशन जो है इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई सी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता हो तो चौथी अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है तो आपने कहना है ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, गैल्वेनोमीटर में से पास करने वाला करंट जीरो हो जाए। ठीक है, सो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज।